आज का हमारा सबसे पहला एजेंडा तजदीद, जिसे पश्तो में मलख कहते हैं, अंग्रेजी में इसे लुकस कहते हैं। जनाब स्पीकर, अगर आपको याद हो, नवंबर के महीने में यहां पर हमने पूरी तफसील के साथ तजदीद पे हमने बहस की थी। और जनाब स्पीकर, उस वक्त हमें खदशा ये था कि ये तजदीद, जब उस वक्त कोरोना का वबा शायद चाइना में उसकी पहला केस भी शायद नहीं हुआ था या हुआ था, हमने इस मसले पे असेंबली के फ्लोर पर उठाया और हम जिस बात का हम खदशा जाहिर कर रहे थे, चूंकि माहिरीन जो एग्रीकल्चर के माहिरीन हैं उनके मुताबिक या इस तजदीद के अफजाइल से मुतल्लिक जो बात की जाती है कि ये 2-3 माह में ये इनकी तादाद हजारों से लाखों और लाखों में करोड़ों तक पहुंच जाती है। इसलिए कि जनाब स्पीकर, एक तजदीद 2-3 माह में वो 80 बच्चे पैदा करते हैं। और जनाब स्पीकर, और जब हमने उस वक्त आवाज उठाई कि हुकूमत वक्त इस मसले को संजीदा ले और इसको तलब करने के लिए इकदामात उठाए, लेकिन आप यकीन करें जनाब स्पीकर, इस पहले रो में बैठे हुए लोग जो हमेशा अपोजिशन का वो मजाक उड़ा रहे थे, उन्होंने उस वक्त भी हमारा मजाक उड़ाया और कहा कि जिस तरह कोरोना में जब हम अपोजिशन ने यहां 24 फरवरी को 21 फरवरी को हमने तहरीक इल्तिवा जमा कराई, 24 फरवरी को यहां बहस हुई, ये लोग उस वक्त सिब्बी मेले में और कार और जीप रैली में मसरूफ थे जनाब स्पीकर। इसी तरह जनाब स्पीकर, जब हमने तजदीद के हवाले से यहां बात की, हमने तफसील के साथ बात की, उन्होंने उस वक्त भी अपोजिशन का मजाक उड़ाया। और जनाब स्पीकर, फिर इस दौरान जब अब कोई 8 महीने के बाद भी जब पूरी तरह तबाही मचा दी गई है, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, हमारी जो ज़राअत है जिसमें बिलखसूस हमारे फल के बागात है, वो 50 से 60% तक वो खत्म हो गई। अभी तक हुकूमत को होश के नाखून अभी तक नहीं आए। वो अभी तक समझ रही है हुकूमत कि हमने अवाम ने कोई नुकसान नहीं उठाया, इसलिए कि हुकूमत ख्वाब खरगोश में सोई हुई है जनाब स्पीकर। जिस तरह जनाब स्पीकर, अब देखे एक एक बात पर जिस मिठास के साथ जहर दी जा रही है जनाब स्पीकर, और जिस तरह वफाक ने जनाब स्पीकर, अब आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा इशू इस वक्त जिस तरह हमारा यहां पे हमारे वसाइल को लूटा जा रहा है, इसी तरह जनाब स्पीकर आपने देखा कि एनएफसी अवार्ड जैसे अहम कॉन्स्टिट्यूशन के 1603 अलिफ को जो सूबों को प्रोटेक्ट करता है कि आपका हिस्सा वो एनएफसी अवार्ड में माजी से कम नहीं होगा, जनाब स्पीकर 160 अलिफ ए इस बात की जमानत दे रहा है। आज आप देख रहे हो जनाब स्पीकर कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल को खत्म करने के दर पे। जनाब स्पीकर, हमने हुकूमत को कहा कि अगर ये आर्टिकल खत्म हुआ, फिर आपके पास आपका जो हिस्सा है 9.9%, वो अगर कम हुआ 6% तक आ गया, आपको तनख्वाह बनाने
उसके लिए आपके पास रकम नहीं होगी। अब भी जनाब स्पीकर सही सूरत हाल ये मिनिस्टर साहब तशरीफ फरमाए, ये हमें यहां सच बताए कि आपने 88 अरब रुपए का डेफिसिट बजट पेश किया, खसारे का बजट आपने पेश किया। अगर सही तौर पे लिया जाए जनाब स्पीकर, बजट मैनुअल के मुताबिक ये आपका बजट बिल्कुल गैर कानूनी है। इतना खसारा तो हो नहीं सकता जनाब स्पीकर। मैं आ रहा हूं जनाब स्पीकर, मैं टू द पॉइंट आ रहा हूं। मेरा कहने का मतलब जनाब स्पीकर ये है कि जिस तरह हमारा लूटमार जारी है, हमारे लोग तबाही और दाने उसके तबाही की तरफ जा रहे हैं, इसी दिल ने हमारी तबाही यहां पे मचा दी है। आप देखें जनाब स्पीकर, जी वेलकम चेयरमैन साहब। जनाब चेयरमैन साहब, आज इस स्टडी दिल ने हमारी ज़राअत को तबाह किया। आज इस स्टडी दिल ने जो हमारे जमींदार पहले से तबाह हाल थे, और जो अगला एजेंडा है एटम है बिजली, उसकी जो बिजली की सूरत हाल है, जिस तरह हमें यह पड़पाड़ा दिया गया है, इस सूरत हाल की वजह से पहले ही से हमारे जमींदार तबाह थे। इस हुकूमत ने क्या किया है जनाब स्पीकर? कोरोना पे हुकूमत ने क्या किया जनाब स्पीकर? कोई वो इकदाम हमारे अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस हुकूमत ने एक भी कदम नहीं उठाया है। जब आपने कोरोना पे हुकूमत कह रही है कि इतना हमारे 200 के करीब यहां लोगों की मौत हुई है, सरासर गलत बयानी है। यहां सैकड़ों, मैंने खुद अपने हल्के में कोयटा शहर में, मैंने ऐसे घरानों में मैं गया हूं जहां सैकड़ों घरानों में मैं गया हूं जहां लोग कोरोना के बायस मर गए। हुकूमत ने भी वहां गफलत का मुजाहरा किया। आज इस दिल ने भी जिस तरह यहां पर तबाही और बर्बादी आ गई, हमें बताया जाए क्या इकदाम किए हैं, इसके लिए तलब करने के लिए किस बरवक्त इकदाम को उठाया गया, स्प्रे किया गया, जहाजों के किया गया, ट्रैक्टर के जरिए किया गया, मशीनरी कहां है? पहले यह प्रोजेक्ट दिया गया था जनाब चेयरमैन साहब, पीडीएमए को दिया गया कि पीडीएमए डील करेगी दिल के को तलब करने के लिए, लेकिन जब पीडीएमए ने काम किया, उनके बस की बात नहीं थी। उन्होंने जो है ना कहा कि यह काम हमारी बस की बात नहीं है, जो कुछ उन्होंने खाना था वो तो खा लिया। अब इसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले किया गया। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने 8 महीने में क्या किया है जनाब स्पीकर? आज इस हाउस को बताया जाए कितना इमदाद आया, कितने $100 मिलियन का इम्तियाज आया, और इस इमदाद को कहां कहां तक पहुंचाया गया। और अब जनाब स्पीकर, हमारे जमींदारों को जो नुकसानात हुए जमींदारों का, उसको क्या मुआवजा दे रही है जनाब स्पीकर? ये हमें बताया जाए जनाब स्पीकर। मैं समझता हूं कि बिजली का बहरान जनाब स्पीकर, रोज यहां पर हमें बताया जा रहा है कि कोई 1800 मेगावाट बिजली की हमें जरूरत है, लेकिन हमें जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो 900 मेगावाट बिजली। जनाब स्पीकर, आप कोयटा शहर के, मैं इस कोयटा शहर में रहा हूं, आप यकीन करें कि इस वक्त बिजली की क्या सूरत हाल है। और आप इंटायर द प्रोविंस जाएंगे, वहां कितने घंटों की लोड शेडिंग है जनाब स्पीकर। अभी हमारे स्टूडेंट एहतजाज कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासों, वो इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि जब बिजली है नहीं, जब स्टूडेंट इस हद तक कि वो अपने मोबाइल को चार्ज नहीं कर सकते, इस हद तक कि बहुत सारे इलाकों में वहां ऑनलाइन नेटवर्क है नहीं जनाब स्पीकर। फिर जब आपके पास बिजली नहीं है, जब आपके पास नेट का काम नहीं है, तो कैसा हमारे स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासें लेंगे जनाब स्पीकर। इसी तरह ये जो अभी तक हमें जो बताया जा रहा है जनाब स्पीकर, हम गए, इस वक्त आपका सूबा 44 अरब रुपए कर्जदार है केस्को का। सिर्फ जनाब स्पीकर, मैं वासा की बात करूंगा,
वासा डिपार्टमेंट जो कर्जदार है केस्को का, कोई 1 अरब रुपए वो कर्जदार है। इस वक्त आपके अक्सरियत ट्यूबवेल डिस्कनेक्ट है, बिजली उनको नहीं दी जा रही है। वाबड़ा वाले केस्को वाले कह रहे हैं कि यहां पर हमें पेमेंट नहीं की जा रही है, इसलिए हमने आपके ट्यूबवेल को डिस्कनेक्ट किया है। जनाब स्पीकर, इसी तरह हमें जो हुकूमत ने जो सब्सिडी देनी थी बिजली के ऊपर, वो सब्सिडी कितने सालों से हुकूमत अदा नहीं कर रही। आप बैठे, आप किसको के साथ अपने मामला तय करें, आप वफाकी वजारत तवानाई बिजली व एनर्जी से आप मामला तय करें कि क्या मसला है, कि आपने जिम्मेदारी भी ली है कि हमने सब्सिडी देनी है, अभी आप सब्सिडी भी नहीं दे रहे हो। और जमींदारों की बिजली की यह हालत है जनाब स्पीकर कि जब खास पीक सीजन होता है एग्रीकल्चर का, बागात का, मई में, जून में, जुलाई में, अभी जुलाई का महीना है, इस वक्त आप जाकर पशीन में या कल्लात में या किला सैफुल्ला में या फिर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में, वहां कितनी बिजली दी जा रही है? 24 घंटों में जनाब स्पीकर महज 6 घंटे या 4 घंटे इंटायर द प्रोविंस उनको बिजली दी जाती है। तो ये बिजली ये नाकाफी है जनाब स्पीकर। ये तो सिर्फ घरों में इस्तेमाल होने वाली जो मशीनरी है, जो बाकी चीजें, उसके लिए नाकाफी है। फिर चीज आए कि जनाब स्पीकर कि आप उस पे जरी ट्यूबवेल चलाए, आप जो है ना शहर में आप ट्यूबवेल चलाए। जनाब स्पीकर, बास जगहों में इस तरह है कि केस्को एक इलाका है, उसमें आपका जरी कनेक्शन और आपका जो घरेलू सार्फिन के कनेक्शन है उसको मिक्स किया जाता है, और उसके बदले जो जरी कनेक्शन को बिजली नहीं दी जाती है, उसके साथ घरेलू जो सार्फिन है वो भी मुतासर है। और जनाब स्पीकर, आप यकीन करें कि हमारे 2018, 19, 20 के अभी तक वो स्कीमात पाए तकमील तक नहीं पहुंच सके। मैं कहता हूं जनाब स्पीकर कि आप रूलिंग दे दें, हुकूमत को आप रूलिंग दे दें, सूबाई हुकूमत को आप रूलिंग दे दें कि वो बैठ जाए किसको के साथ अपने मामला तय करे। आवाम को बिजली चाहिए। और जनाब स्पीकर, बिजली के लाइनों का तो आपको पता है कितने लॉसेस होती है। आपके पास जब बिजली पहुंचती है वो किस तरह की बिजली पहुंचती है। और आज जनाब स्पीकर, हमारे पास कोई आपका नेशनल 500 वो जो मेगावाट बिजली है उसके लिए हमारे पास कोई नेशनल ग्रिड नहीं है। और मैं कहता हूं कि जनाब स्पीकर, इस हवाले से आप अपने गुड ऑफिस से केस्को के हुकाम को, न सिर्फ केस्को के हुकाम को बल्कि इस्लामाबाद से जनाब स्पीकर आप बुलाएं। आप वजारत जो एनर्जी है, जो वजारत पानी और बिजली है, उनके सेक्रेटरी को आप यहां बुलाएं और उनके जरिए जो मामलात है हम बैठ करके, जनाब हुकूमत आएगी उनके साथ बैठ करके कम अज कम ये बिजली के जो मामलात है वो तय करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नस्ल ज़ेर साहब। पता चलूं, टिड्डी दिल में सबसे पहले मेरे डिस्ट्रिक्ट में आया था पिछले साल, और एग्रीकल्चर या प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो इसको डील करती है, उन्होंने एक स्प्रे मशीन भिजवाई। अब गवादर डिस्ट्रिक्ट कोई 500 किलोमीटर पे फैला हुआ है, कहाँ कहाँ जाके एक स्प्रे मशीन से आप टिड्डी दिल को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन लोगों ने अपनी मदद, आप आग जला के, गड्ढे खोद के, पता नहीं किस तरह अपनी फसलें बचाई, क्योंकि हमारे पास तो कोई नहरी निज़ाम नहीं है। एक फसल तबाह हो जाए तो हम दूसरी फसल लगाएं। हमारे पास सारी बहरानी ज़मीनें हैं, बारिशें होती हैं तो कुछ लोग फसल लगाते हैं। और इस साल कोई मार्च से स्टार्ट हुआ, अभी जाके थोड़ा बहुत कम हुआ है लेकिन अभी भी मौजूद है। तो इसमें आप एक अखबार मेरे पास ये डॉन पड़ा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है $200 मिलियन वर्ल्ड बैंक की तरफ से लो कास्ट के लिए एड फेडरल गवर्नमेंट को मिले हैं। मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, वो इसकी वजाहत करेंगे आखिर में कि कितने पैसे इन 200
मिलियन डॉलर में से बलूचिस्तान को दिए गए, और उन्होंने अगर दिए गए तो उन्होंने इन पैसों से क्या इकदाम किए कि आइंदा टिड्डी दिल को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। दूसरा मेरा उनसे सवाल है कि आया टिड्डी दिल के लिए आपको फेडरल गवर्नमेंट पीडीएम में, एनडीएमए ने कोई सपोर्ट की है? टिड्डी दिल जिस तरह पिछले साल आया था इस तरह दोबारा आया, अभी तक फुल कंट्रोल नहीं हुआ है। बहुत सारे इलाकों से दोस्त जिस तरह शिकायतें कर रहे हैं कि हमारे पास अभी तक फसलें तबाह हो रही हैं, आया ये कब तक आता रहेगा और जाता रहेगा? इसके लिए हमारे मिनिस्टर साहब, क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मैं फेडरल गवर्नमेंट को गिला नहीं दूंगा, मेरा उनसे ही सवाल होगा कि आया ये आता रहेगा, इसी तरह जाता रहेगा, फसलें तबाह करता रहेगा और लोग बेरोजगार होते रहेंगे, या इसके लिए आइंदा के लिए उन्होंने कोई इकदाम किए हैं कि आइंदा टिड्डी दिल से किस तरह निपटाया जाए? बड़ी बड़ी बातें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में बड़े बड़ी स्कीमें शो की हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। पिछला फाइनेंस मिनिस्टर मैं 11 साल से ये सुन रहा हूं, लेकिन बलूचिस्तान में कोई तब्दीली मैं नहीं देख रहा हूं। देखिए, ज़राअत भी बिजली ना होने की वजह से ज़राअत तबाह थी पहले। 12 फेडरल गवर्नमेंट कह रही है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हम सोलराइजेशन पे जाएंगे, सोलर लगाएंगे, क्योंकि किसको भी पता नहीं कितने अरबों रुपए प्रोविंशियल गवर्नमेंट या इन जमींदारों पर डाल चुकी है, और कोई पता नहीं कोई वहां पे कोई बोर पे बिजली चलता है नहीं चलता, बिजली की हालत तमाम दोस्तों को मालूम है। एग्रीकल्चर के जितने भी ट्यूबवेल है उनको किसी को 6 घंटे ही बिजली मिलती है तो 24 घंटे के चार्जेस लेते हैं, किसी को मिलती भी नहीं है, कोई बंद पड़े हुए भी है वो चार्जेस ले रहे हैं लोगों से और गवर्नमेंट से। तो इस हवाले से मिनिस्टर साहब तफसीलात इस ऐवान को पेश करें कि वो क्या इकदाम कर रहे हैं। दूसरा, मैं इलेक्ट्रिसिटी पे आता हूं। इलेक्ट्रिसिटी कराची में अब जाता हूं तो मैं वहां बिजली के हवाले से बिल्कुल सुकून है, 24 आवर्स वहां पे बिजली है। इस्लामाबाद हम जाते हैं 24 आवर्स बिजली है। आया क्यों बलूचिस्तान में कहीं 18 घंटे, कहीं 6 घंटे, कहीं 12 घंटे, कहीं तो ऐसी भी जगह मैं गया हूं तो उन्होंने कहा 3 दिन बिजली नहीं थी। पिछले दिनों मैं ज़ियारत गया था तो उन्होंने कहा 3 दिन से बिजली नहीं है। यूनस साहब मेरे साथ थे, अख्तर लांगो साहब मेरे साथ थे। तो आया उनमें और हम में क्या फर्क है, पहले ये बताया हमें जाए। दूसरा, बिजली हमारे अपने पास इतनी पैदा हो रही है हमारी जरूरत से ज्यादा। आपको पावर प्लांट 1200 से 1800 मेगावाट बिजली पैदा करती है। अभी कोस्टल प्लांट 200 मेगावाट बिजली पैदा करती है। उच्च पावर प्लांट 600 मेगावाट बिजली पैदा करती है। ये सब मिला के मेरे ख्याल से कोई 3000 के करीब 2500-3000 मेगावाट बनते हैं, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट है 1800 मेगावाट बिजली, जिसमें से हमें मुश्किल कहते तो है 900 मेगावाट दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि 900 मेगावाट नहीं दे रहे। जिस तरह मकुरान की हालत है, वो कहते हैं कि हम 100 मेगावाट दे रहे हैं और हम केस्को वालों से पूछते हैं, वो कहते हैं कभी 60 मेगावाट आता है, कभी 70 मेगावाट। हालांकि वो बिजली भी पाकिस्तान में सबसे सस्ती जो बिजली मिल रही है गवर्नमेंट को, वो ईरान से मिल रही है, और ईरान मजीद बिजली देना चाहता है। 1000 मेगावाट का प्लांट चाबार में तैयार है। अगर उससे एग्रीमेंट करें तो मेरे ख्याल से रक्षान डिवीजन और मकुरान डिवीजन दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। इसी तरह जिस तरह सना बलोच साहब ने बताया कि 300 मेगावाट कोल पावर प्लांट जो ग्वादर में लगाना है, पहले तो हम इसकी खुद मुखालफत कर रहे थे, लेकिन लोगों को अजाब में देख के, क्योंकि दुनिया कोल पावर प्लांट बंद कर रही है। मैं खुद सनाउल्लाह ज़हरी साहब चीफ मिनिस्टर थे ग्वादर में, प्राइम मिनिस्टर के
ने मीटिंग चेयर की तो उन्होंने कहा कि कोल पावर प्लांट पे जाना ही नहीं है, समंदर तबाह हो जाएगा। एक तो पोर्ट बना रहे हैं, दूसरा कोल पावर प्लांट लगाएंगे। देखिए हमारे पास एग्रीकल्चर इतनी ज्यादा नहीं है, हम साहिल के रहने वाले। कोई बोट पे मछली खरीदता है, उससे कमाता है, कोई एजेंट है वो आगे फैक्ट्रियों में बेचता है, कोई प्रोसेसिंग करता है, कोई एक्सपोर्ट करता है, सबका रोजगार उसी से चलता है। कहीं पोर्ट बनाया जाता है सबसे पहले दुनिया में, मैंने ऐसे कमअकल लोग नहीं देखे हैं कि कहीं पोर्ट आप बनाने जा रहे हो, शहर में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, आप पोर्ट बनाने जा रहे हैं, पहले पानी का बंदोबस्त करें, पहले बिजली का बंदोबस्त करें। कोल पावर प्लांट पिछले 7 साल से हम सुन रहे हैं ग्वादर में लग रहा है, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि इस कोल पावर प्लांट के नुकसान आते हैं, इसको फर्नेस ऑयल में शिफ्ट करना चाहिए। जब गैस एलपीजी प्लांट ग्वादर में लगेगा तो हम इसको एलपीजी में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि दुनिया मॉडर्नाइज हो गई, टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है। एक ही प्लांट को आप, जिस तरह जनरेटर्स को हम फ्यूल पे भी चला सकते हैं, गैस पे भी, तो ये सारे इसी तरह चलते हैं। लेकिन अभी तक कोई इकदाम नहीं हुए हैं। चाइनीजों से मिलते हैं, वो कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से छोटी छोटी चीजों पर रिकावटें हैं। अरे रिकावटें क्यों हैं? फिर आप एक शहर डेवलप करने जा रहे हैं, उसकी जरूरतें तो पूरी करें। पानी बड़ी मुश्किल से कुछ डैम्स बनाए, पानी आ गया है, पानी लोगों को मुयस्सर नहीं। बजट में अरबों रुपए रोडों के लिए लगे जाते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जीवनी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए 45 करोड़ रुपए, जो 70,000 की आबादी है, वो रोज रोडों पे आ रही है कि हमें पानी दे, हमें पानी दे, हमें पानी दे। मैं जिस तरह पहले भी कह चुका हूं कि सबसे पहले इंसान को अगर जिंदा रहना है तो उसको पानी देना है, उसके बाद उसकी लाइफ सिक्योर करनी है, उसको हेल्थ फैसिलिटीज देना है। हम बलूचिस्तान के लोग अभी बलूचिस्तान में 80% एरिया में रोडें तो नहीं है, हम कच्ची सड़कों पे फिरने के आदी हैं। लेकिन खुदारा इन रोडों को जरा कम रखें, कुछ हेल्थ पे तवज्जो दें, कुछ जहां से हमारी जिंदगी बच सकती है। हमें जिंदगी चाहिए, हमें रहने के लिए सहूलतें चाहिए, लेकिन वो सहूलतें हर हुकूमत आती है, वो कहती है हम इस पर इकदाम कर रहे हैं। कोलाच मेरे एक हल्का है, उसमें 181 विलेजेस हैं, अभी तक इस तरफ एक डैम है, आगे एक डैम है। 1 अरब रुपए की वाटर सप्लाई चाहिए, जिससे 121 विलेज तकरीबन पानी पी सकते हैं, लेकिन देते नहीं है। बिजली के हवाले से 2008 में 8-9 के बजट में फेडरल गवर्नमेंट ने एक ट्रांसमिशन लाइन उरमाड़ा के लिए अप्रूव की। वो दिन के टाइम चल सकती है, रात के टाइम नहीं। जिस दिन से उसको चलाया है, दिन को चल सकती है, रात को नहीं। हम उनसे बात करते हैं, किसको वालों से बात की, खुद गया चीफ से, मुबीन साहब आए नहीं, मैं उनसे भी मिला, तो वो कहते हैं कि इसके डिस्क खराब हैं, नई ट्रांसमिशन लाइन के डिस्क खराब हैं, खुदारा रहम किया जाए, पैसे हमें एक दफा मिलते हैं, इस पे इंक्वायरी की जाए कि आया वो कौन कॉन्ट्रैक्टर था या कौन था जिसने इस पे 2 नंबर की चीजें लगाई, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन। कोलाच इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने 100 मिलियन रुपए रखे पिछली हुकूमत में, जब रिलीज आया तो 30 मिलियन रुपए मिले। आया कैसे वो लाइन कंप्लीट हो सकती है? एसीएस साहब बैठे हुए, 30 मिलियन में तो यही होगा कि ये 10 साल और चलेगी, ये फिर ये पैसे भी चले जाएंगे। दश्त की इलेक्ट्रिसिटी मैंने दी है नवाब रईसानी के टाइम पे, आज तक वो कंप्लीट नहीं होती। मैं कोई 100 दफा चीफ गेस्टो के पास गया हूं, मिनिस्टर के कंसर्न मिनिस्टर के पास गया हूं, सेक्रेटरीज के पास गया हूं, मीटिंगों पे मीटिंग। कल भी मेरी बात हुई है, कहते हैं 1 हफ्ते में कंप्लीट करेंगे, मुझे नजर नहीं आता। मैं जो उन चीजों की बात कर रहा हूं जो मेरे डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, मैं उनके बारे में इल्म रखता हूं। ग्वादर स्पीकर साहब मुझे कहें कि आप माइक छोड़ के चले जाएं, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। जी हम कल में थे सर। कोई ट्रांसफार्मर, हम केस्को को बिल पे करते हैं, हमारे लोग केस्को को बिल देते हैं। मकुरान में सबसे ज्यादा रिकवरी गवादर की है, उसके बावजूद भी 12-12 घंटे
8-8 घंटे बिजली की लोड शेडिंग उस शहर में होती है जिसको माते की झूमर कहा जाता है, जिसको पोर्ट सिटी कहा जाता है। और उसी शहर में अगर कोई पोल गिरता है, जो केस्को की जिम्मेदारी है जाके वो पोल को चेंज करे। जब तक एमपीए अपने फंड से पोल्स ना दें तो पोल्स चेंज नहीं होते। मैंने 121 मिलियन पिछली हुकूमत में दिए ट्रांसफार्मर एंड पोल्स के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट के, आज तक वो ट्रांसफार्मर और पोल्स नहीं आते। और एक ट्रांसफार्मर में अगर 10 बंदे, पूरे बलूचिस्तान की बात है, एक 10 ट्रांसफार्मर में अगर 10 बंदे, 100 कनेक्शन है, उसमें 90 लोग बिल पे करें, 10 लोग बिल पे ना करें और ट्रांसफार्मर ही बंद किया जाता है। ये कौन सा तरीका है? आप जाएं, आपकी जिम्मेदारी है। वो 9 बंदे अगर बिल नहीं देते, आप उनकी बिजली काट करें। आप 100 बंदों की बिजली क्यों बंद कर देते हैं? तो बिजली का ये निजाम हमारा और बाकी सूबों का मुख्तलिफ है, क्योंकि हम उनसे मुख्तलिफ लोग हैं। जिस तरह हम हमेशा इस्लामाबाद से बजट के हवाले से रोते हैं, हमारे मिनिस्टर साहब इस बजट में भी मेरे ख्याल से बाइकाट करके आए हैं, तो ये तो उनका रवैया है। वो कभी बलूचिस्तान के किसी इशू पे सिंसेयर ही नहीं होते। कंक्लूड कर लीजिए। इसी तरह अद्वियात की बात हो रही थी, अब इसको अगले सेशन में, मेरे ख्याल में नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन में शायद मैं ना हूं, मुझे बोलने दें। मेरे इसी में ही अद्वियात तीन उन्होंने कहा था, 3 टॉपिक खोले मेरे ख्याल से आज। चौथा अद्वियात की बात हो रही है। इसमें अद्वियात का ये आलम है, 11 साल से मैं इस ऐवान में हूं। 8 साल इस साल के बजट के अद्वियात अगले साल आते हैं, वो भी इतने आते हैं। अब पूरे डिस्ट्रिक्ट ग्वादर का बजट है 90 लाख रुपए। किन किन हॉस्पिटलों को आप उस 90 लाख में से अद्वियात देंगे? कोई 27 बीएचयू हैं, पता नहीं 17 सीडी हैं, 3-4 आरएचसी हैं, हेडक्वार्टर है। और वो अद्वियात भी ऐसे आते हैं कि वो किसी काम के ही नहीं है। जब हम जाते हैं बात करने, मैं गया पिछले साल अद्वियात के लिए, जो बजट क्लोज हो गया है, कहा यह गया कि बहुत सारे जाली अद्वियात आ गए, उनकी वजह से हम उन पे इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद हम परचेजिंग करेंगे। यहां पे एक माफिया बैठा है, उसको कहते हैं एमएसडी। क्यों डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के टाइम पे, जब डिस्ट्रिक्ट को बजट दिए गए, सारे हॉस्पिटल में क्यों अद्वियात थे? क्योंकि टाइम पे लेते थे और टाइम पे देते थे और लोगों की जरूरत उससे पूरी होती है। अभी आप जाएं हॉस्पिटलों में, मैं इस ऐवान में बाहर आकर कहता चल रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मेरा जो है 11 साल से उसको एक्सरे की मशीन और उसको प्लेटें मैं देता हूं, उसके जनरेटर के तेल मैं ना दूं तो जो लोग वहां पे पड़े हुए वो मरीज, वो बिजली ना होने की वजह से सफर करेंगे। अभी भी मैं विजिट करके आया हूं, एक हॉस्पिटल में अद्वियात नहीं। सिर्फ मेरा ये आलम नहीं है, पूरे बलूचिस्तान ये बैठी हुई, पूरी ऐवान बैठी हुई है। शायद जहूर बुलैदी साहब फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन पूरे, मैं जाम साहब तक के उसके डिस्ट्रिक्ट में एक दिन एक एक्सीडेंट हुआ एक फैमिली का, मैं इस फ्लोर पे पहले भी कह चुका हूं। जब मैं वहां गया तो कोई चीज, मेरा दिल खुश हुआ कि जाम साहब का डिस्ट्रिक्ट है, हमेशा वो अच्छे अच्छे ओहदों में रहें, लेकिन मैं उनको चैलेंज करता हूं, आप आए मेरे डिस्ट्रिक्टों के हॉस्पिटल, अद्वियात ना होने की वजह ना भी हो, लेकिन उसकी आप बिल्डिंग्स देखेंगे, आप उनकी सफाई देखेंगे तो आपको खुशी होगी। तो हम किससे रोएं? 2 अरब रुपए पिछले साल अद्वियात के लिए रखे गए, अभी तक अद्वियात नहीं है। 2.5 अरब रुपए दोबारा मिनिस्टर फाइनेंस साहब ने रखे हैं इस साल। अब 4.5 अरब के शायद अद्वियात, शायद हमें इस साल डबल मिल जाएं। पहले 1 ट्रक मिलता था, इस दफा 3 ट्रक मेरे डिस्ट्रिक्ट में आ जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं पिछले साल गया था उनके पास, मैंने कहा आप हमारे बजट का वो बता दें। कहता है कि आप लोग 47 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले गए। कहां से ले गए? कहते हो मिनिस्टर हेल्थ आया था, उसने, लोगों ने डिमांड की थी कि हमें अद्वियात के हवाले से कोई ग्रांट दे दें। उन्होंने 47 लाख की दवाइयां भेजी हैं वहां पे, वो हमने कटौती कर दी। भाई मिनिस्टर ग्रांट दे के गया है, वो लोग जो हमारा एनुअल कोटा है उससे तो नहीं कर सकता।
इसी तरह बीएमसीएम मैं एक दिन गया था, चेयरमैन साहब, स्पीकर साहब बीमार थे रात को, सारे हॉस्पिटलों को फोन किया, किसी ने कहा बीएमसी ले जाएं, वहां डॉक्टर अवेलेबल है। जब वहां गया उसकी हालत देखी, रोना आ गया कि एक बीएमसी, स्पीकर की नहीं, हॉस्पिटल की, क्योंकि स्पीकर तो एक दिन वहां होगा, उससे हजारों लाखों हमारे लोग साल में वहां जाके इलाज कराते हैं। और वहां पे ऑक्सीजन प्लांट, वो कहते हैं जब बीएमसी बना था उस टाइम का लगा हुआ है, खराब है, छोटा सा फॉल्ट है। इसी तरह 2-3 और प्लांट लगे हुए थे, स्टेलाइजर प्लांट लगा हुआ था जिससे ये सीजर वगैरह ये सब वॉश करते हैं, वो भी खराब। तो जितनी भी सीजरिंग हो रही है, मैं आपको कहूं कि अल्लाह पे है इस वक्त वो। इसी तरह सिविल हॉस्पिटल गए थे एक दिन, दोस्त पूरे अपोजिशन के साथ हम गए थे, उसकी हालत देखी, 17 कोई डायलिसिस मशीन पड़े हुए थे जिसमें से 2 फंक्शनल थे, और पेशेंट को 3-3 महीने के टाइम दे रहे थे। 3-3 महीने डायलिसिस, पेशेंट किस तरह 3 महीने तक रोक सकते हैं। पता नहीं कितने लोग इन खराब मशीनें खराब होने की वजह से इस दुनिया से चल बसे हैं, उन्होंने तो हमें उसका अंदाजा ही नहीं है। इसी तरह हर वार्ड में हम फिरे उसके, मैं तो ग्वादर की बात दूर की बात, ग्वादर का जीडी हॉस्पिटल फिर भी मैं कहता हूं एक मॉडल हॉस्पिटल है इस वक्त, लेकिन उसमें भी डॉक्टर एक मॉडल हॉस्पिटल बनाने से, ये बिल्डिंग है जिस तरह मैंने सारी बीएचयू नई कर दी, सारी सीडीज बना दी, आरएससी सारे नए हो गए, जब तक डॉक्टर्स नहीं होंगे, हॉस्पिटल मेडिसिन नहीं होगा, उनमें इक्विपमेंट नहीं होगा, ये किसी काम के नहीं है। कोरोना के लिए कहते हैं कि 5 अरब रुपए खर्च हुए। हमने कल कराची से कोई मंगाया ग्वादर में, क्योंकि केसेस आ गए, कुछ डेथ केसेस भी हो गए। कराची से अलग लोग मंगाए हैं, वो 3 दिन हुए, आज वो वापस जाएंगे, शाम को 6 बजे चले गए, वो आके टेस्ट करके गए, और सुबह हमारा कहता है कि हम 6 अरब रुपए खर्च किए। मैं कहीं फिर रहा था, उस दिन हम जा रहे थे, जनाब चेयरमैन साहब, रास्ते में मैंने कंटेनर देके पीडीएम में लिखा हुआ था, मैंने कहा ये क्या है, कहते हैं आइसोलेशन वार्ड हम बना रहे हैं इन कंटेनरों में। मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक मॉडल है सीएम सिंध, जिसने लेबर कॉलोनियां खाली करके, जो स्कूल इस वक्त बंद हैं उनको खाली करके, जो कॉलेजेस बंद हैं, जो हॉस्टल बंद हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट में कॉलेजेस हैं तकरीबन, यहाँ पे बलूचिस्तान में हॉस्पिटल बंद है इस वक्त, उन्हीं को आइसोलेशन सेंटर हम बना सकते थे, बजाय करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के कंटेनर लेने से। मुख्तसर तो कर थोड़ी सी कलमती साहब। तो ये सारी चीजें हैं इस सुबह की, जिससे हमारी पसनी आर्बर, बुद्धार साहब बैठे हैं, मेरे साथ सेक्रेटरी फिशरीज रहे हैं, जापान ने 800 मिलियन हमें ग्रांट दी जिस दिन हमने मिनिस्ट्री छोड़ी। हमने 3 साल तक पसनी, 1.5 साल तक पसनी आर्बर की सैलरी भी उन्हीं पैसों से दी, उनको बैंक में रखा, हमें उससे प्रॉफिट मिला कि जब तक हमारा काम स्टार्ट ना हो। लेकिन अगली हुकूमत आई, उन्होंने बजाय के जो एक्सपर्ट्स थे उनको काम देने के बजाय पता नहीं किसी पाकिस्तानी फर्म को काम दे दिया, और आज तक वो आर्बर जिससे आज लाखों लोगों की माशियत, जो हमें कमा के दे सकती है जो इदारा, हम उस पर 1 रुपया भी, जब भी कोई चीफ मिनिस्टर जाता है, हम जाते हैं, उन लोगों का, माहीगीरों का एक ही डिमांड है कि खुदा के वास्ते हमारे रोजगार को बहाल किया जाए। उस पर हम तवज्जो नहीं देते, क्योंकि वो लोग हमारी जरूरत ही नहीं है। हम रोडें बनाएंगे, हमें कमीशन मिलेगा, वो हमारी जरूरत है। हम वो काम करेंगे जिससे हमें पैसे मिले। खुदा रहा इस सूबे पे तरस खाया जाए, इस सूबे को हेल्थ की जरूरत है, इस सूबे को एजुकेशन की जरूरत है, और हम कहते हैं कि हमारी पोस्टें वो ले जा रहे हैं, वो ले जा रहे हैं, फलाना ले जा रहे हैं। पहले हम अपनी कौम को, इस नेशन को, इस सरजमीन पे जो रहने वाले लोग हैं उनको इतना एजुकेटेड करें। हमने कोई कमीशन सेंटर्स यहाँ बनाए हैं कि हम कहें कि हम जाके, हमारे स्टूडेंट जाके कमीशन क्लियर करके आएंगे? तो हमें एजुकेशन की जरूरत है, हमें हेल्थ की जरूरत है, हमें प्योर
ड्रिंकिंग वाटर की सबसे पहले ज़रूरत है, जिससे हमारी लाइफ सिक्योर हो सकती है। उन चीज़ों की ज़रूरत है हमें। ये रोडें शोडें, इनसे तो हम गुजर चुके हैं। जनाब स्पीकर, उम्मीद है कि ये जो एजेंडा हमने लाए इस पे कोई अमल दरामद हो। लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह सना बलोच ने बताया, जितने भी करारदाद या असेंबली में जिस चीज़ पे बहस होती है, क्योंकि लोग सिंसियर नहीं है। अजान हो रही है अज़म। हमारे स्टूडेंट्स हमारे सरमाया हैं, उनके साथ जितनी हमारी बातें होती हैं, जो उनको हमने फैसिलिटीज़ देने हैं, गवर्नमेंट का हक बनता है कि उनको जो एहतजाज है उसको एड्रेस करें। तो इस सिलसिले में मैं ये कहूँ कि स्पीकर साहब, जब हमारे स्टूडेंट्स एहतजाज पे थे तो अज़हर खान अचकज़ई साहब थे, हमारी बहन शकीला बलोच भी थी हमारे साथ। वो आए, हमने मुज़ाकरात किया, तो हमने ये उनको जो यकीन दहानी स्टूडेंट्स को कराई, इस कमेटी ने उनकी मुलाकात वज़ीर आला साहब से भी कराई, और वज़ीर आला साहब ने उनके ऑनलाइन क्लासेस के जो मसले मसाइल थे वो उनको सेटिस्फाइड किया। स्टूडेंट्स आपको स्ट्राइक में भी वो नहीं हो नज़र आ रहे होंगे। बाकी जो सना साहब ने बात की, हमारे दूसरे जो यूनियंस हैं जिन्होंने स्ट्राइक की है, उनकी भी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन सना साहब को ये मैं बता दूं कि उनके साथ जिस कमेटी में कम से कम मैं हुआ हूँ, रिटर्न में कोई बात नहीं हुई है। तो लास्ट जो हमारी मीटिंग हुई भी, हमने वहाँ उनको बुलाया था, वज़ीर आला साहब के साथ उनको बिठाया, ज़हूर साहब भी थे, शकीला साहिबा थी, अज़हर खान थे, हम बैठे। हमने उनको ये कहा कि ऐसे नौइयत के मसाइल हैं जो अक्सर गवर्नर साहब से रिलेटेड हैं, यूनिवर्सिटीज़ के मसाइल हैं, तो यहाँ फ़ौरन बैठकर उसको हम यहाँ से तो हल नहीं कर सकते। उसको आप लोग अपना ये एहतजाज ख़त्म करें, हमें थोड़ा स्पेस दे दें। हम ये कमेटी वज़ीर आला साहब के साथ, वज़ीर आला साहब के साथ बैठ के, गवर्नर साहब के साथ बैठ के आपके मसलों को एड्रेस करेंगे। आप लोग मेहरबानी करें, ये स्ट्राइक भी ख़त्म करें और आ जाए। कुछ बंदे आपके हम भी अपने कमेटी में डालते हैं ताकि हम जाके गवर्नर साहब के साथ भी मिलकर आपके मसले एड्रेस करें। तो सना साहब का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही बात है, इनके मसले हमें एड्रेस करने चाहिए। आपके हाउस की तवज्जुह से फिर मैं ये यकीन दिला रहा हूँ कि वो उनकी आ जाए, उनके नुमाइंदे उनके साथ बैठ के वो अपने गवर्नमेंट को स्पेस दें, काम करने का जगह दें। हम उनके बंदे कमेटी में डालेंगे। हमारे कमेटी के पहले मेंबर ज़हूर साहब भी हैं, अज़हर खान साहब, हम वज़ीर आला साहब के साथ, गवर्नर साहब के साथ बैठ के इनके मसलों को ज़रूर एड्रेस करेंगे इंशाअल्लाह। इस अहम इशू पर मुझे बोलने का मौका दिया आपने। ये बहुत अहम इशू हैं, बलूचिस्तान के लोगों का इनसे बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो मैं सबसे पहले अपोजिशन लीडर साहब ने अपनी तकरीर की, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत सीनियर हैं, हम उनसे रहनुमाई भी लेते हैं, वो हमारी रहनुमाई भी करते हैं, लेकिन मैं उससे इख्तिलाफ राय रखना मेरा हक है। तो मैं इख्तिलाफ उनकी इस बात से रखता हूँ कि वो अपोजिशन का कुर्सी, वो अपोजिशन के बेंच अगर जमहूरियत के ज़रिए आए हैं तो पूरा असम्बली, पूरा हाउस जमहूरियत के ज़रिए आए हैं, और मुल्क में इस टाइम जमहूरियत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। दूसरा, नसरुल्लाह ज़ेरे साहब ऑनरेबल मेंबर, मेरे ख्याल में जब हुकूमत में रहे हैं तो सिर्फ माहौल खाने पीने का उनके सामने रहा है। उनको पता नहीं है कि गवर्नमेंट जो काम करती है उसकी ज़िम्मेदारी अवाम की खिदमत भी है। उनको हर चीज़ जो है उस नज़र में नज़र आती है। जो ये टेढ़ी दिल का जो वो है, उन्होंने कहा कि PDMA से वो करके ज़राअत को दिया गया। ये जनाब हम मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। जो सपोर्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को चाहिए होती है, लॉजिस्टिक सपोर्ट, अभी भी हमने PDMA के बजट से ट्रैक्टर्स नए खरीद कर उनको दिए हैं, और उनको जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट ज़रूरत होती है PDMA उनके साथ है इस मिशन में, और उनके साथ मिलकर काम कर रही है। जिसमें जो है हमारे जो इन्होंने सामान डिस्ट्रिक्ट में दिए हैं, हम वो बातें करें कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में रह रहे हैं। जो दस्तयाब वसाइल हैं, माशाल्लाह हम सब पढ़े लिखे हैं, तो हमारे इधर गैलरी में पढ़े लोग, हमारे सुनने वाले बलूचिस्तान के नौजवान सब पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको हम आवाज़ बुलंद करके चीख कर गुमराह नहीं कर सकते हैं। तो हमारे बलूचिस्तान की हुकूमत के पास, पाकिस्तान की हुकूमत के पास जो वसाइल दस्तयाब होंगे उसी वसाइल से हम काम कर सकते हैं। ना हम अमेरिका के वसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, ना हम यूरोप के वसाइल इस मुल्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो महकमा ज़राअत के पास जो दस्तयाब वसाइल हैं
उसमें जो मशीनरी है, जो अद्वियात हैं, उन्होंने स्प्रे की दवाइयाँ हैं और जो ट्रैक्टर्स हैं, वाटर टैंक्स वगैरह डिस्ट्रिक्टों में जो उनके साथ दस्तयाब हैं, वो सब उन्होंने जो है वहाँ उनको फराम किए हैं और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है सब के साथ ये वसाइल मौजूद हैं। बाकी ऑनरेबल मेंबर अमल कलमती साहब ने कहा कि ये उसके एनडीएमए के कंटेनर इन्होंने रखे हर जगह। जनाब, वो बलूचिस्तान हुकूमत की तजवीज़ नहीं है, वो एनडीएमए चारों सूबों को दे रही है, तो जब बलूचिस्तान के कोटे का हिस्सा बलूचिस्तान को देगा तो हम उसको वसूली करेंगे, वापस उसको कर नहीं सकते क्योंकि ये बलूचिस्तान के लोगों का हक है जो वहाँ से वो भेज रहे हैं। बाकी नसीर शाहवानी साहब माशाल्लाह बहुत ज़मींदारों के बारे में के ऑर्गेनाइजेशन के सदर भी हैं, उनकी बहुत बड़ी जदोजहद भी है ज़मींदारों के लिए, और मैं ख़ुद उनके साथ शामिल भी रहा हूँ। जो उनके बिजली के हवाले से या ज़मींदारों के हवाले से बातें हैं बिल्कुल सही हैं। ये मसले मसाइल हमारे ज़मींदारों को भी दरपेश हैं। उसके लिए अगर जितना इस असम्बली में जितना अच्छी बातें उन्होंने की, अच्छे तजावीज़ उन्होंने दिए, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, पार्लिमानी लीडर हैं अपने पार्टी के, कि ये जो अगर हमारे फेडरल के जो मसले हैं, वफाकी हुकूमत के मसले हैं, इसी तरह अगर फेडरल के साथ हमारे दोस्त अलाई भी रहे हैं, इसी मसलों को हम कौमी असम्बली में इसी तरह उठा लें, और उसको अगर हमने नहीं उठाया उस पर बहस मुबाहिसा भी नहीं करनी चाहिए। मज़ीद उनको मैं गवर्नमेंट को भी तजवीज़ है उनको भी कि हम इस सिलसिले में मुश्तरका तौर पर बिल्कुल जदोजहद करें अपने ज़मींदारों के लिए। और वापडा की बिल्कुल कमियाँ हैं, वापडा की खामियाँ हैं, उसमें जो है फेडरल गवर्नमेंट को ने उसको स्टेप्स लेने हैं, तो उसमें मुश्तरका तौर पर हम जाएंगे, वहाँ भी मिलेंगे उनसे ज़मींदारों के मसले पे, वो हमारा मुश्तरका जदोजहद होना चाहिए। तो बाकी मैं दोस्तों ने बातें की कि कोरोना के हवाले से वो नसरुल्लाह ज़ेरे साहब को बहुत अच्छी तरह पता है, गवर्नमेंट ने माशाल्लाह जो इक़दाम किए उनके लिए मसला है, उनको बयान करना, वो कहीं ना कहीं से इसको डालते। जितने इक़दाम किए वो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के सामने आया है कि हुकूमत बलूचिस्तान ने जिस तरह इस मिशन को पूरा किया। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।